भावुक क्षण है। आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है इस तरह से रखा, मैं तो नहीं सोचा था। मैं तो कह रहा था कि भाई ये दिल्ली वाले कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ, उसके बाद में आऊँ और उसके बाद जो आप लोग कार्यक्रम रखते कई हमारे साथियों के फोन आने लगे करना चाहते हैं, सहमति दी और ये आप लोगों ने 2 दर्जन से अधिक संख्या लोग मिले और ये जो एकजुटता दिखाई है अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में जो सम्मान व्यक्त किया है वो बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, जो सदस्य बनाया गया है जनरल काउंसिल का, अच्छी बात है। ट्राइबल को बनाया गया है। इसके पहले सुलक्षणा को पिछले 5 साल के कार्यकाल में थी वो, है ना। और अभी मुझे 2023 से 22 के तक के लिए समिति में नॉमिनेट किया, नामित किया। झारखंड सरकार के द्वारा 3 नाम गए थे और 3 नाम जैसे विभाग के जो अध्यक्ष ने है उसने मेरे नाम का चयन किया, मेरे नाम का चयन उनका शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने यहाँ सरकार के लोगों ने मेरा नाम प्रस्तावित किया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। लेकिन अब जो आगे की बात है वो ठीक है, ये समिति में लिया गया, एक ट्राइबल को नहीं लिया गया था, तो शायद उनके पास एक दबाव ये था होगा कि 2022 से 32 तक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक मनाया संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को द्वारा। तो ये मान लीजिए ना करता तो मुझे जो कुछ भी अपनी बातें कहने का अवसर वहाँ पर बोलने पर मिल रहा होता, जो मैं इधर अपने लेखों में कहता हूँ उसको कुछ हद तक, मैं कितनी हद तक इसको आगामी कर पाऊँगा ये तो कह नहीं सकता, लेकिन एक ही साथ क्या है, ठीक है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ करके आदिवासी भाषाओं को बढ़ाने की जिम्मेवारी न केवल महाजन को, वो पूरे समूह की है, हम सारे समूह के लोगों की है, पूरे समुदाय की है, जितनी भी हमारे आदिवासी भाषाएं हैं। आगे मुझे चुना गया है हिंदी सेक्शन के लिए, चुना गया है हिंदी खंड के लिए, मेरा नाम चंद्र है। लेकिन जो मैं उसकी जो सैंपल रिपोर्ट मुझे भेजी है उसको देख रहा था तो मुझे पता चला कि वहाँ आदिवासी भाषाओं के लिए भी कुछ प्रावधान है। और मुझे ये देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस प्रोविजन में कुछ काम नहीं प्रावधान किया गया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस वेदी के लोग हैं वहाँ उनका ध्यान आकर्षण उस तरफ करूँ। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम सब की जिम्मेवारी है कि जितने भी हमारे जो भी मुंडा आदिवासी भाषाएँ हैं या फिर हमारे माल्टो आदिवासी भाषाएँ हैं, जितने भी जो हमारे लेखक वगैरह या लिखने के लिए जो क्षमता रखती है, वो ये सारे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारी विलुप्त होती जा रही भाषा को बचाने के लिए उनका जो मौखिक साहित्य है, जो ओरल साहित्य है या लोक कथाएं है, लोकगीत है,
का संगम। ये हम सब, ये मेरे से नहीं होगा, आप सभी युवा साथी जब तक उसमें सहयोग नहीं करेंगे, मैं अपने बातों को वहाँ प्रभावशाली नहीं करूँगा। जब तक हर एक भाषा में मैं 50-100 लेखकों की सूची नहीं दूंगा, जिम्मेदारी में 50-100 किताबें, पुरुष में 100 जीवित लोग की किताबें लिख रहे हैं, पार्वती करके लिख रही है, वो जी लिख रहे हैं, वो जिम्मेदारी लोग के काम पर शोध प्राप्त किया है BHU से, पार्वती लिखती है, पूर्व लोग बेटों पर शोध किया है BHU से। तो BHU से जो शोध किया उसके कामों की जो रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, तो इस तरह के काम जो हैं अभी उनको आप सभी लोगों को लगातार करना है और मैं उसका एक माध्यम बन सकता हूँ। जैसा कि आप में सब में से कुछ लोग जानते हैं, ऐसा कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि मैं 1980 या बोलिए कि अगर 75 से लिख छप रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी में आज तक जो भी लिखा वो आदिवासी या झारखंड के। शुरू में जब लिखा तो हमारे 80 के आसपास लोगों ने क्या आदिवासी लोगों ने कहा आदिवासी को कौन पढ़ेगा, आदिवासियों के बारे में कौन जानना चाहता है, ये मुझे कहा। और तो और सबसे इसी रांची शहर में जब एक साप्ताहिक में अपना लेख देने गया, उन्होंने कहा लेख तो अच्छा है लेकिन ये महादेव को नहीं जानते, इसमें क्या चलेगा, आपको इसमें महादेव प्रसाद, महादेव कुमार ऐसा कुछ नहीं, ये कहा। दोस्तों मैंने कहा कि नहीं, मैं छपूंगा तो महादेव पप्पू के बाद वो चुनौती स्वीकार की और मेरा पहला लेख उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पत्रिका धर्मयुग, जिसके संपादक धर्मवीर भारती थे, उसके आदिवासी असंतोष विशेषांक में 28 अगस्त 1988 को लिखे। कल ही मुझे मराठी के एक बहुत बड़े लेखक का छोटा सा पैकेट मिला रजिस्टर्ड, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने मुझे किताब भेजा है और वो किताब है बस्तर के आदिवासियों के बारे में। तो आज क्यों आदिवासी के बारे में कितना जाना समझा जा रहा है, इसको जानने की थोड़ी सी जरूरत है। जैसे मुझसे कुछ साल पहले तक पूछा गया कि भाई आदिवासी विकास विरोधी क्यों होता है, दोस्तों मैं इसका जवाब सही नहीं दे पाया। मुझे लगा कि हाँ भाई ऐसे ही है सारा कुछ, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। बाद में बैठ कर घर आया, स्टडी करना शुरू किया कि भाई क्यों ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में मैं जब आदिवासी समाज के बारे में, उसके जीवन दर्शन के बारे में, उसके बारे में फिर पढ़ना शुरू किया, सारा कुछ जाना, जो आदिवासी समाज के जो प्रकृति से संबंध है, धरती से संबंध है, उनके रीति रिवाज, उनके इतिहास के वगैरह के बारे में लगातार हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगला में जो भी मुझे मिला, जो भी वो सारा कुछ, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, लिंग्विस्टिक हो, जो भी किताबें मिली मैं पढ़ने का प्रयास किया। और अंततः मुझे ये जान के खुशी हुई कि जो आदिवासी क्यों पूरी दुनिया में, न केवल हिंदुस्तान में, न केवल झारखंड में, बल्कि पूरी दुनिया में वह जो विकास के आधुनिक सिद्धांत हैं या आधुनिक तरीके हैं उससे वो असहमत। क्यों असहमत? क्यों? क्योंकि आदिवासी कहीं भी प्रकृति से बहुत अंतरंगता से जुड़ा है। और पेड़ पौधों को काट कर धरती को जाकर उसमें जीता है। जैसे कि मुझे एक बात मैं बराबर बताता हूँ, मुझे बचपन में जब मैं जंगल गया गांव में, तो मेरे काका ने, जब मैं पेड़ काटना चाहा तो मेरे काका ने बताया कि नहीं दिन वो लगा, मतलब
से प्रणाम करूँ पेड़ को, उसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने काका से पूछता कि भाई ऐसा क्यों कहा। लेकिन आज जब मैं दुनिया भर के आदिवासियों के बारे में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तब समझ में आता है कि नहीं, उनका ऐसा रिश्ता क्यों है। जैसे कि प्रायः एक रेड इंडियन के उदाहरण देते हैं, हमारे लोग देते हैं। रेड इंडियन जो एक मुखिया थे, उनसे जब अंग्रेजों ने ज़मीन खरीदना चाहा, भाई आपका ये ज़मीन चाहिए हमें, इसको खरीदना चाहते हैं, उन्होंने पूछा कि ये खरीदना क्या है, तो नहीं हम आपको कुछ पैसे देंगे और आप पूरा ज़मीन है उतना हमें ज़मीन उधर से जितना बड़ा है, तो ये ज़मीन को बेचने से बोले कि, तो मुखिया ने कहा ठीक है ज़मीन बेचूंगा, लेकिन मैं ज़रा अपने लोगों से पूछ लूँगा, परमिशन लूँगा उनसे सभी कि वो ज़मीन बेचना चाहते। उन्होंने पूछा क्यों, किन से पूछा, आप तो मुखिया हैं दे दीजिए। बोला कि नहीं भाई, मेरे साथ जो रहते हैं ना, हमारे जंगल में पास पड़ोस में जो खरगोश है, हिरन है, और चिड़िया है, पेड़ पौधे में तितली है, चींटी है, जो जमीन के नीचे केचुए हैं जो धरती को उर्वर बना रहे हैं, ये सारी चीज भी जो है, तितलियां हैं, मधुमक्खी हैं, ये सारे भी धरती को सुंदर बनाते हैं, हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं, वो भी हमारे हिस्सा है। तो यदि हम उनसे भी परमिशन नहीं, वो मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना, तब मैं आपको दूंगा। तो ये जो फीलिंग है, ये जो धरती के साथ हमारा जो रिश्ता है, धरती को, प्रकृति को देखने की ये जो जीवन दर्शन है, जीवन शैली है, वो पूरी दुनिया में है। न्यूजीलैंड के मौर्य आदिवासी करीब 160-65 साल से वहाँ के नोई नदी को आदमी का दर्जा, इंसान का दर्जा देने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 160 है ना। वहाँ की घोड़ी सरकार को समझ में नहीं आता है आदिवासी लोग क्या है, नदी को इंसान का दर्जा देने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो, क्या है आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आता है नदी को इंसान का दर्जा। लेकिन जब नदी प्रदूषित होने लगी, बीमारी वगैरह फैलने लगी, तब वहाँ के न्यूजीलैंड घोड़ी सरकार को समझ में आए ये क्यों इंसान का दर्जा देने के लिए उसकी नदी को रिस्पेक्ट करने की बात करें। और तब वहाँ के न्यूजीलैंड की सरकार ने पूरे विश्व में वो पहला देश है जिसने किसी नदी को इंसान का मेरे कहने का मतलब ये है कि आदिवासी का जमीन से कैसा है, ये 3 रिश्तों से, 3 बातों से समझ। उसके बाद जैसे हमारे कुड़ुक में या कुड़ुक लोग या मुद्दा लोग जो भी हैं, हम जब बहा बनाते हैं, मेरा ट्रेकल बंजा जिसको सरूल बोल देते हैं तो या बोलने के बाद हैं किसी कारण, तो ये सारी चीज़ें पीछे जो ट्रेकल बंजा बोलना और सरूल बोलना, या बहा बोलना और बहा बोलना और सरूल बोलना, उसमें कितना फर्क आ जाता है। इस चीज़ को भी समझिए। उससे क्या होता है कि जो जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन आपके मातृभाषा के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, वो दूसरी भाषा में ट्रांसफर होने से, रूपांतरित होने से गलत ढंग से चाट जाता है। इसीलिए हम सभी, मेरा आपका बाहर खड़े वहाँ रास्ता में चल रहे हैं, चाहे या और कहीं भी जितने गांव में है, सारे लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभाषा को बचाने का प्रयास करें। उससे जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, या जो भी रीति रिवाज हैं, दस्तूर हैं, उसको बुजुर्गों से समझें, उसको पहचाने। मुझे भी ठीक है, मुझे मेरे काका ने बताया, लेकिन मुझे तो मैंने 37 साल नौकरी बैंक आधा दुकान घुमाए इधर उधर, ठीक है, कुछ लिखते रहा कुछ, लेकिन जो फिर उस जीवन को समझने का अवसर मिला रिटायरमेंट का, जब रिटायर हो गया, जब डॉक्टर भी हुआ, तब मैं सोचना शुरू किया कि ये क्या है, जीवन दर्शन क्या है, आदिवासी जीवन दर्शन। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि
आज जो विश्व संकट है दुनिया में, जो पर्यावरण का वो भी संकट है, उसका समाधान यदि किसी के पास है तो आदिवासी जीवन शैली है। ये यूनेस्को से लेके बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े जो नीति विज्ञानी हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं, वो लोग सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है समाज का, वो आदमखोर और धरतीखोर विकास का सिद्धांत लेकर आया। और आदिवासी क्या है, वो धरती को और मनुष्य को, प्रकृति को, हमारी हरियाली को, हमारे समझ सकता है, वह विकास रोधी कैसे हो सकता है। ये सवाल मैंने कई अपनी सलाह से किया, अपने लेखों में लिखा, और जब ऐसा लगता है कि मेरे कविताओं में लिखा तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको समझे। उस कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, मराठी में अनुवाद हुआ, संताली में अनुवाद हुआ, अभी तमिल में अनुवाद हुआ। वो कविताएं हमारे इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, PhD में पढ़ाई जाती है, दिल्ली में पढ़ाई जाती है, इलाहाबाद में पढ़ाई जाती है, और केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी महाराष्ट्र वगैरह में पढ़ाई जाती है। तो और शुरू में 1-1.5 साल तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा। कुछ जैसे हमारे यहाँ के मित्रों ने बोला, मेरे मुंह पर बोला है क्या कविता लेके होती है, बहुत चुटती है तुम्हारी, ये बहुत पथरीली है तुम्हारी। मुझे बहुत निराशा हुई, मैंने क्या लिख दिया जो कविता चुटती है, लोगों को परेशान करती है, तो मैं समझ नहीं सका। लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद क्या हुआ, मुझे खास करके महाराष्ट्र से या गुजरात से और एकदम सुदूर केरल के कई विद्यार्थियों का और पूर्वांचल से फोन आने से, सर आपकी कविता है बहुत अच्छी है, इस तरह की बातें जब लोग कहने लगे ना, तो मुझे लगा, क्यों कहने लगे, क्योंकि वो जो कविता में जिस तकलीफ़ों का जिक्र है, जिस दुनिया का जिक्र है, उसको जो हमारे साथ यहाँ झारखंड में रहते हुए भी जो हमारे बिल्कुल समुदाय के भाई बंधु हैं, उसका जंगल है या उससे निकट संबंध नहीं है, उस तकलीफों को वो समझ सकने या देखने में शायद सक्षम नहीं थे। इसीलिए मुझे लगता है कि कविताएँ वो जो है कष्ट देते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो भी रहा एक कविता है गढ़वा घाट के कविता, तो उसने इतने लंबा लेख लिखा कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इतना लंबा उस कविता पर लेख हो सकता है। उसके बाद कई सारे लोगों ने जंगल पार की कविता के बारे में लेख लिखा, जो दोनों किताबें सब्जियों के बीच आदिवासी, उसके बारे में, और अभी जो विश्व आदिवासी के उसके बारे में संज्ञानांकन जैसी पत्रिका में उसकी रिव्यू आई, उसकी समीक्षा आई फरवरी में। ये सारी चीज़ें मेरे लिए संतोष दे रहा था कि पिछले 40 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ, जो कुछ सोच रहा हूँ, शायद उसको लोग हमारे लिए मंदिरा जी ने ये चाईबासा से आए, फोन करके तो मैं आ रहा हूँ दादा चाईबासा से, टाटा से, जिला से, लोहरदगा से, हाँ छत्तीसगढ़ से आया। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरक स्थिति है और मैं बहुत सम्मानित करता हूँ, मैं उन सबकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जो भाषा के विकास का काम एक अकेला महादेव, मेहरबानी करके इसको आप लोग सभी ध्यान दें, और जितने भी यहाँ पर लिखने में जो भी सक्षम लोग हैं, और ख़ास करके जो लोग टीचिंग के जॉब से जुड़े,
उस भाषा से जुड़े हुए हैं, तुर्क से या हिंदी से या बंगाली से या जो कुछ भी है, सभी लोगों से मेरी उम्मीद रहेगी कि वो कम से कम अगले 2-3 सालों में कम से कम वो लोग 2 से 3 किताबें जरूर तभी ये जो आप जो मुझे सम्मान दे रहे हैं तभी मैं महसूस करूँगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ कभी भी मेरी सबसे बड़ी परेशानी, ठीक है मैं अकेला बढ़ सकता हूँ, है ना, बहुत दिक्कत हो, लेकिन मैंने हमेशा जो भी कहीं भी किसी भी आदमी का लिखा या कुछ भी लिखा, मैंने उसका तुरंत नोट किया, उनको फोन किया। जैसे कि कल अभी वागर का मुझे नया अंक आया, तो मुझे एक उपवार जी जो यहाँ लातेहार के हैं उनकी कविता पढ़ने की बहुत लातेहार से उपवार जी नए तरह के नए लड़के लोग आ रहे हैं, अच्छा करें। मैं सारे लोग जो हमारे खास करके नए लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, उसको उन लोगों को कहना चाहूँगा सिर्फ साहित्य ना पढ़ो। वैसे मैं क्या कर, मैंने सिर्फ हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा, हिंदी लिटरेचर विद्यार्थी था, लेकिन मेरे घर में आप किसी भी विषय पर किताब तो कहते कस्टमरी लॉ पर आपको किताब मिले, आदिवासी दवाई पर किताब मिले, आपको एंथ्रोपोलॉजी पर, सोशोलॉजी पर, ज्योग्राफी पर किताब मिले, पॉलिटिक्स पर किताब मिले, हिस्ट्री पर किताब मिले, आपको साइंस फिक्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कही कि मैं आज की तारीख तक जो बच्चों की छोटी पत्रिका है टेल मी वाई, क्या अंग्रेजी में निकलती है टेल मी वाई, आज भी मैं जहाँ गया उसको हर महीने। तो आपके अंदर क्या है, दुनिया को समझने के लिए हंगर, भूख होनी चाहिए, और कभी हम अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और अपने समुदाय और समाज को बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हिंदी, अंग्रेजी आप या कोई भी भाषा में लिखिए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मैं बचपन में अपनी मातृभाषा में ही लिखता था, लेकिन जब वो छपने के स्कोप नहीं देखा, हिंदी में लिखना हिंदी में मौका मिला, लिखने लगा। हिंदी से था क्या कि मैं हिंदी का लेखन करना चाहता हूँ, मैं आदिवासी लेखन करना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, आदिवासी जीवन के बारे में जैसे महाश्वेता लिखती है, तो मैं भी चाहता रहती भाई, मैं लिखने लगा। धीरे मैं आदिवासी लिखा, झारखंड लिखा, लोगों ने कहा कि आदिवासी लिखा, तो ठीक है, आप लोगों के कैसे मर्जी। एक चीज़ और मैं छोटी छोटी बातें नोट करके लाया हूँ, एक दो बात हमारे लोगों को थोड़ा सा बता देना कि बीच में मैं लिख रहा था तो वो रुक सा गया था, तो मैं जितना लिखना चाहता उसको लिख नहीं पा रहा। क्यों नहीं लिख पा रहा था, इसके बारे में जब मैं कलकत्ता में अपने बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में जब पदस्थापित किया, वहाँ एक दिन मेरे प्रिंसिपल ने एक किताब दी। उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली स्टीफन आर कोवी। उस किताब में 7 हैबिट्स है, उसमें जब मैंने उसको पढ़ा, उसको पढ़ते मैंने जाना कि मेरी एक कमजोरी है, उस कमजोरी के वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाया। तो जिसने मुझे मतलब आगे बढ़ने में मदद की वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें था कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये बात होना चाहिए। उसके बाद उसको जानने के लिए स्किल होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और तीसरा की इच्छा होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास ये नॉलेज भी था, इच्छा भी थी, स्किल भी थे,
लेकिन एक चीज नहीं थी जो उस किताब में बताया गया था, ये इस तीनों को जोड़कर आपको उसमें जीने की आदत डालनी, हैबिट डालनी है ना। नॉलेज, डिजायर और स्किल, तीनों को जोड़ के जो भी आप करना चाहते हैं उसको आदत बनाना चाहिए। ये आदत नहीं थी उस समय से। फिर मैंने कर दिया कि मैंने या रोज मैं जो भी लिखता पढ़ता था उसको, जो भी सोचता विचारता था उसको, जो भी दो लाइन एक लाइन पढ़ता जो भी था, मैं आज तक, आज की तारीख तक लिखता हूँ। मेरे पास करीब इतने रजिस्टर या कॉपी हैं जो कि मेरे रोज मैं क्या लिखना चाहता हूँ, क्या परिणाम पर करता हूँ। और मेरे लेख जो है, मेरा जमदूत का पहला लेख छपा था वो 19वां ड्राफ्ट, मतलब 18 बार उस समय 1980 में मैंने आज से 18 बार उसको डिजाइन किया, करेक्ट किया और 19वां ड्राफ्ट जो है उसको साइन करके मैंने, और आज की तारीख में भी एक पेज का पत्र भी हो तो वो कम से कम 7-8 बार रिपीट किया, और 7-8 बार कम से कम मिनिमम, या उससे 20-25 बार उसको लिखा। इसीलिए मैंने लिखा कम है, इसीलिए मेरा, तो मैं एक ही लेख में मेरा कौमा को लिखता हूँ, शब्द हाथ के ऊपर ध्यान देता हूँ, बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। दोस्तों, भविष्य हम सभी के लिए आसान से लेकर बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही संकटपूर्ण है, लेकिन जब युवा लोग सामने आते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान, यहाँ पर बहुत सारी युवा साथी बहुत सारे लोग हैं, किन लोग तो इतने सारे लोग अलग अलग काम में डॉक्टरी पेशा करते हुए ये भाषा विज्ञानी हो, इधर हमारे कानून है और उधर भी है हमारे रामचंद्र जी, ये लोग हैं आगे समाज का काम, तरह तरह अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग विषय के क्षेत्र से लोग जब आके अपनी भाषा संस्कृति इतिहास को जानने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी विलुप्त, हमारी भाषाओं के बारे में कहा जा रहा है विलुप्त हो सकती हैं, वो इसलिए कि जो सर्वे जिस समय किया गया उस समय ऐसा देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग पीढ़ी ही उस भाषा को जान रही है और युवा पीढ़ी नहीं, ऐसा सर्वे करते समय, इसीलिए लोगों को लगा कि ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो युवा पीढ़ी, अगली पीढ़ी इसको बचाने की। लेकिन आज की तारीख में आप सारे लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से इस कार्यक्रम में एकजुटता दिखाई है, वो भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको भाषा को बचा सकते हैं, जैसे कि अभी जैसे ये हमारे भाई लोग, हमारे जितने हैं वो ड्रेस फैंस का, ये जब मैं युवा था उस समय ये बीच में इस समय के लिए वो ये गायब हो गया, इस तरह के जब हम लोग अपने ड्रेस, परिधान, खान पान, रहन सहन को लेके एक इनका ग्रसित रहते थे, क्योंकि सोशोलॉजी लोगों, सारे लोगों ने हमें बताया था कि आपका ये जो नाम है या आपका जो भी है ये मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से मैच नहीं करता। लेकिन आज की तारीख में ध्यान दीजिए कि जो मुख्य धारा है वो हम पर आ गई। मैंने कहा भाई मुख्य धारा आपका कचरा जो है प्रदूषित नदी नाला है, ये प्रदूषित हो गया है और हमें मुख्य, आप अपने आप को मुख्य, हमको हम मुख्य धारा, क्योंकि हम पवित्र नदी शुद्ध जल के साथ, इसलिए मैंने कहा ठीक है हम असली
भी लोग हैं जो हम इस धरती को या किसी चीज़ को बचाने का काम करते हैं। देख सकते हैं ये लोग हमारे अनुज की कविताओं में भी इस तरह की बहुत सारी बातें इस तरह से हम लोगों ने हिंदी में लिखना चाहा और एक बड़े समुदाय को हम लोग ये प्रभावित करने में सक्षम हुए कि हमारे आदिवासी जो जीवन दर्शन है या जो सोच है वो आपके जीवन दर्शन या बड़े हुए सोच से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर ये बात बड़ी शीर्ष है जिसमें हमारे बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हुए सोचने के प्रयास से ये है, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया के सारे आदिवासी समुदाय और जो कहते हैं या ब्लैक के लिए या रेड इंडियन सारे लोगों का योगदान। तो उनको बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम लोग और फिर मिलते रहेंगे। और मैं एक प्रस्ताव लिख रहा हूँ, हमारे अनुज जी हैं, बालाजी जी हैं और भी दूसरे लोग हैं, अच्छे लोग। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द आप लोग से सभी आप लोग जैसा चाहें एक वर्कशॉप हमारे जो उभरते जो रचनाकार लिखने वाले जो करते हैं लिखने के लोगों के लिए एक दिन का वर्कशॉप लगे और ये 6 महीने के अंतराल पर जब तक चल सके इसको चलाया जाए। इसमें 10-15 वो सारे लोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि चिंतन मनन वो लगातार चलते रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम आगे वो काम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए नहीं बोल के आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी संस्था हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग आए सारे लोगों का हमारे विशेष बहू और जितने भी हमारे दोस्त शुभ चिंतक लोग हैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय नहीं हूँ, मेहरबानी करके आप ही लोगों के साथ जरा आप ही लोग का हिस्सा बने रहने दीजिए। मैं जमीन का भर्ती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आप ही लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, है ना। मुझे ऊपर मत उठाइए, मुझे आप ही लोग के साथ जुड़े रहने दीजिए, आप ही लोग के साथ काम करने दीजिए। हम सब आप सारे लोग मिलकर रास के लिए उसके नवरात्र के लिए उसको खाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग हैं। हम लोग मिलजुल कर जैसे हमारे परंपरा जो भी चीज़ें थी उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे और